हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू सीएस भारत क्लासेस। आज की क्लास में हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट मीन्स लास्ट क्लास में हमने चैप्टर तो स्टार्ट किया था, लेकिन इस चैप्टर का एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। आज हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि डिपॉजिट का है। वैसे तो सेकंड टॉपिक कमर्शियल पेपर का है, बट पहले जो हमने पढ़ा हुआ है वो पढ़ लेते हैं, बाद में जो नहीं पढ़ा हुआ वो पढ़ लेंगे। दैट मीन्स थर्ड क्लास आपकी कमर्शियल पेपर के ऊपर होगी। तो सेकंड क्लास है आज की हमारी इस चैप्टर की, जिसका नाम है इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। अब डिपॉजिट क्या है, कंपनीज एक्ट में बहुत अच्छे से हमने ये टॉपिक किया था कि डिपॉजिट क्या है, और एक छोटी सी डेफिनेशन थी डिपॉजिट की, बट डजंट इंक्लूड इतने सारे दे रखे थे। जहां हमने क्या पढ़ा कि डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। सर डिपॉजिट का मतलब एनी रिसिप्ट ऑफ मनी होता है, मतलब जो भी पैसा कंपनी ने रिसीव किया है किसी भी फॉर्म में, वो डिपॉजिट है। तो इसका मतलब कंपनी कुछ भी पैसा रिसीव कर रही है वो डिपॉजिट हो गया। यस, बट डजेंट इंक्लूड की वजह से क्या हो गया, डिवीजन हो गया। कैसे? अगर गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिली है तो वो डिपॉजिट नहीं है, अगर फॉरेन गवर्नमेंट से कुछ मिला है वो डिपॉजिट नहीं है, अगर बैंक से आपको कोई फैसिलिटी मिली है, बैंक से आपने कोई टर्म लोन लिया है, वो डिपॉजिट नहीं है। तो डिपॉजिट के एक्सक्लूजन में शेयर, डिवेंचर, इन इवन प्रमोटर ने जो अनसिक्योर्ड लोन दिया है कंपनी को एज ए स्टिपुलेशन, स्टार्टअप ने 25 लाख या उससे ज्यादा सिंगल ट्रांचे में रिसीव किया, चिट फंड कंपनी ने रिसीव किया, सीआईएस ने रिसीव किया सब्सक्रिप्शन, ऐसे बहुत सारे एक्सक्लूजन हम कहां पढ़कर आए, डिपॉजिट की डेफिनेशन में पढ़कर आए। दैट इज डजंट इंक्लूड, क्योंकि हमने पढ़ा था सर डिपॉजिट की डेफिनेशन बड़ी छोटी सी है, लेकिन डजंट इंक्लूड इतने सारे। अब प्रोफेशनल में उसे फिर से पढ़ाना बेवकूफी लगती है, बट क्योंकि टॉपिक दिया गया है तो टॉपिक तो पढ़ाना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि समझ में तो आना चाहिए। क्वेश्चन भी आएगा इसके ऊपर, वही के वही टॉपिक उठा के दोबारा दिए गए हैं, कोई चेंजेस नहीं। सिर्फ क्या है, थोड़ा सा छोटा कर दिया डिपॉजिट। कैसे छोटा कर दिया? एक्सक्लूड नहीं पढ़ाए। वो क्या कह रहे हैं, तू आप एग्जी में पढ़कर आए, वो मान रहे हैं, जिसने स्टडी मटेरियल बनाया वो क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट है ना, कहां पढ़ के आ गया, एग्जी में पढ़ के आ गया। क्या? डिपॉजिट की पूरी डेफिनेशन। तो दोबारा डेफिनेशन नहीं पढ़ाते हैं, कुछ टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया बस डिपॉजिट की टॉपिक से, क्योंकि आपने जब एग्जी में पढ़ा कंपनी लॉ में 4th चैप्टर के अंदर, वहां थोड़ा सा बड़ा डिपॉजिट दिया था, यहाँ थोड़ा सा छोटा दे दिया, और कोई फर्क नहीं। अब डिपॉजिट यहां पढ़ाने का मतलब क्यों है, क्योंकि देखो हम सर बुक क्या पढ़ रहे हैं, सर हम फंडिंग पढ़ रहे हैं कि एक कॉर्पोरेट के पास सर पैसा कहां कहां से आएगा। तो एक कॉर्पोरेट के पास पैसा कहां से आएगा, पहला टॉपिक इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड इन्वेस्टमेंट पढ़ा कि एक कॉर्पोरेट को दूसरी कॉर्पोरेट भी लोन दे सकती है, बैंक ने लोन दिया या किसी और ने लोन दिया तो उसके लिए गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है, और इन्वेस्टमेंट दैट इज एक्वायर कर सकती है शेयर्स को। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ा कि ये भी एक तरीका है कंपनी के पास पैसा आने का। आज हम दूसरा तरीका पढ़ रहे हैं, डिपॉजिट। ये भी तो एक तरीका है ना, कंपनी के पास क्या आएगा, फंड आएगा, क्योंकि हमारी बुक का नाम यही है, कॉर्पोरेट फंडिंग। एक कॉर्पोरेट के पास पैसा कैसे कैसे आएगा, तो एक तरीका क्या है, डिपॉजिट है। इसीलिए हमें सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से सेक्शन पता है तुम्हें, एग्जाम में पढ़कर आए हो, सेक्शन 73 से लेके सेक्शन 76। तो ये हमें पढ़ना है। अच्छा, इसमें ना एक केस लॉ दिया गया है। अब वो केस लॉ ही मुझे एडिशनल लगा, बाकी सब पुराना लगा। एक केस लॉ दिया गया है, सिर्फ मुझे वही एडिशनल लगा, बाकी कोई एडिशन नहीं है। एज इट इज आपको पढ़ाया गया, जो डिपॉजिट तुमने वहां पढ़ा था, कहां पढ़ा था सर, एग्जी में पढ़ा था, सेम का सेम डिपॉजिट यहां पढ़ा गया। ठीक है। अब पहली लाइन क्या दे रखे, देखो, कॉर्पोरेट shall also, sorry, shall पढ़ रहा हूं मैं, एक कॉर्पोरेट also have access to another market called inter corporate deposit market। कि कॉर्पोरेट को एक एडिशनल तरीका दिया गया है फंड रिसीव करने का, फंड रेज करने का, दैट इज कॉल्ड इंटर डिपॉजिट मार्केट। इंटर डिपॉजिट मतलब एक कॉर्पोरेट भी तो दूसरी कॉर्पोरेट से ले सकती है, इंटर कॉर्पोरेट लोन वही फॉल कर जाता है ये। और दूसरा डिपॉजिट मार्केट का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक कॉर्पोरेट क्या कर सकती है, अपने मेंबर से डिपॉजिट रिसीव कर सकती है, इवन सर आउटसाइडर, दैट इज कॉल्ड पब्लिक। पब्लिक से भी पैसा रिसीव कर सकती है सर, किस फॉर्म में, डिपॉजिट की फॉर्म में। सर डिवेंचर में भी तो यही होता है, ये डिवेंचर भी लगभग यही होता है, बॉन्ड भी यही होता है।
लेकिन डिपॉजिट का सर टाइम पीरियड बड़ा छोटा सा है, 36 मंथ से ज्यादा नहीं होगा, मिनिमम 6 मैक्सिमम 36 ही होता है ना, हाँ यस 12 महीने होते हैं तो 3 साल हो गए, 36 मंथ से ज्यादा का टेन्योर नहीं होता है। पर डिपॉजिट के कुछ सर स्ट्रिक्टली रूल्स है, स्ट्रिक्टली मतलब अगर कॉर्पोरेट ने डिपॉजिट रिसीव किया है तो उसको कुछ कंप्लायंसेस करनी ही करनी है, और नहीं किया तो किसको, ऑफिसर इन डिफॉल्ट कंपनी सेक्रेटरी को पकड़ लेंगे, कंपनी सेक्रेटरी को पकड़ के क्या कहेंगे, चल भाई कहाँ चले, जेल में चलते हैं, ठीक है, फाइन पनिशमेंट भी लगेगी, फाइन भी देना पड़ेगा, जेल भी घुमा देंगे, क्यों, क्योंकि कंपनी ने डिपॉजिट रिसीव किया और कंपनी सेक्रेटरी ने बताया नहीं कि डिपॉजिट अगर रिसीव किया तो कंप्लायंसेस आपको करनी पड़ेगी। तो हम वहां जाने की बजाय हम टॉपिक पे रहते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या कर रहा है, टॉपिक हमारा बात कर रहा है फंड रिसीव करना। सर डिपॉजिट की डेफिनेशन क्या है, डिपॉजिटर कौन हो सकता है, दो ही लोग डिपॉजिटर हो सकते हैं, एक मेंबर हो सकता है कंपनी का एग्जिस्टिंग मेंबर, और दूसरा कौन है, पब्लिक। पब्लिक से कौन रेज कर सकता है, सर कुछ कुछ याद आ रहा है, एलिजिबल कंपनी, याद आया, एलिजिबल कंपनी, बट एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन है, हर पब्लिक कंपनी एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं है, वही कंपनी जिसकी नेटवर्थ, जिसका टर्नओवर एक लिमिट को क्रॉस करेगा वही एलिजिबल पब्लिक कंपनी मानी जाएगी, अदरवाइज सिर्फ मेंबर्स से ही डिपॉजिट रिसीव करना है, पब्लिक से नहीं रिसीव करना है। अच्छा कुछ लिमिट्स थी, लिमिट क्या दे रखी थी सर, एक प्राइवेट कंपनी है, नहीं प्राइवेट कंपनी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, एक थोड़ा थी, याद करो 3 तरह की प्राइवेट कंपनी थी, एक प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप थी, एक प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन फुलफिल कर रही थी, और बची हुई भी प्राइवेट कंपनी, मतलब 2 तो कवर हो गई, एक बच गई, पब्लिक कंपनी में भी डिवाइड कर दिया, कैसे, बोले वो पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल है, वो पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल नहीं है, इसके अलावा आईएफएससी वाली भी डाल दी, ठीक है, ये भी डिवीजन कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा था, हमने बहुत सारा टॉपिक पढ़ा था, मटेरियल पढ़ा था, जब हमने एक्जी में कंपनी लो पढ़ा था, वहां तो भर भर के मटेरियल दिया गया था, ऐसा लगता है कि जैसे कंपनी लो कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसा इतना बड़ा बना रखा था कि एक्जी के हिसाब से मुझे पढ़ाते हुए ये लगता था कि यार कब खत्म होगा, कब कंपनी लो का सिलेबस खत्म होगा, बड़ी मुश्किल होती थी। तो स्टार्ट करते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है और सिक्योर्ड भी हो सकता है, यही लिखा है, आईसीडी इज एन अनसिक्योर्ड लोन एक्सटेंडेड बाय वन कॉर्पोरेट टू अनदर, क्योंकि वो आईसीडी मार्केट के बारे में बताना चाह रहा है, इंटर कॉर्पोरेट वर्ड यूज कर रहा है, तो इंटर कॉर्पोरेट तो अनसिक्योर्ड है, एक कॉर्पोरेट दूसरे कॉर्पोरेट को भी दे सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दिस मार्केट अलाउ कॉर्पोरेट विद सरप्लस फंड टू लैंड टू अदर कॉर्पोरेट फेसिंग शॉर्टेज, ICD are unsecured and hence risk inherent is high. ICD is an unorganized market with very less information available publicly about transaction details. अब ये तो ICD के बारे में बता दिया सर, हमारा तो ये कोई टॉपिक था ही नहीं, ICD एक छोटा सा है, बस ऐसे ही याद कर लेना कि अनसिक्योर्ड के तौर पे डिपॉजिट एक दूसरे से, ये वैसे लोन में ही फोल्ड कर जाता है, अलग से नहीं है। अब आता है हमारा डिपॉजिट, अब जो डिपॉजिट हम बात कर रहे थे वो डिपॉजिट हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो डिपॉजिट के सेक्शन हमें सबसे पहले याद होने चाहिए 73 से लेके 76, बट डेफिनेशन कहां दी गई है, सेक्शन 2 क्लोज, नालायकों क्लोज होता है, सब सेक्शन नहीं होता है, जिसने गलत पढ़ रखा है, तो सेक्शन 2 क्लोज 31 में डिपॉजिट की डेफिनेशन दी गई, क्या लिखा गया, डिपॉजिट इंक्लूड एनी रिसिप्ट ऑफ मनी। अब कैसे आया इसका कोई मतलब नहीं है, कैसे आया इसका कोई मतलब नहीं है, जब हम एक्सक्लूड पढ़ते हैं तो सब कुछ आ जाता है उसमें, कह रहा है डिपॉजिट का मतलब क्या है, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिटर लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज, जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करी है, किससे कंसल्ट करके, आरबीआई से। अब ये कहां दी गई, बोले सर रूल्स में जब आप पढ़ोगे तो 2(1)(c) है आई थिंक, ऐसे कुछ होता है ना, तो वहां पे दिया गया है, क्या दिया गया है, वहां डिपॉजिट की एक डेफिनेशन दी गई बहुत बड़ी सारी, और उसमें एक्सक्लूजन दिया गया कि डिपॉजिट डजंट इंक्लूड क्या क्या नहीं होता है। डिपॉजिटर कौन है सर, दो ही लोग डिपॉजिटर है, या तो वो क्या होगा, मेंबर होगा, या वो सिर्फ पब्लिक होगी, दो ही सेक्शंस को यूज किया गया, एक सेक्शन 73, एक सेक्शन 76, दैट इज मेंबर, और एनी पर्सन का मतलब सर पब्लिक की बात की गई है, ठीक है, किसकी बात की गई है, पब्लिक की बात की गई है। कौन कौन सी, सॉरी टॉपिक पढ़ते हैं अगला, कंपनी एलिजिबल फॉर दिस पर्पस, कौन कौन सी कंपनी एलिजिबल है, एनी कंपनी, मेंबर से तो कोई भी कंपनी रिसीव कर सकती है, बट पब्लिक से रिसीव करने के लिए क्या होना जरूरी है सर, एलिजिबल पब्लिक कंपनी होना जरूरी है। तो उसने यही लिखा कि अगर मेंबर की बात करूं तो कोई भी कंपनी, लेकिन अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी
या अगर कोई कंपनी स्पेसिफाइड कर दी जाए आगे जाके, तो वही कंपनी ऐसी बचेगी जो क्या कर सकती है, पब्लिक से डिपॉजिट रिसीव कर सकती है। ये सामने डायग्राम भी दिया गया है एक्जी का, अगर कुछ याद आता हो तुम्हें एक्जी में ये डायग्राम होता था, तो अपनी मेमोरीज थोड़ी सी आप रिवाइज कर लो एक तरह से। एलिजिबल कंपनी ये सबसे इंपॉर्टेंट लगती थी मुझे। एलिजिबल कंपनी का मतलब पहली चीज तो पब्लिक कंपनी है, दूसरी चीज उसकी नेटवर्क, तीसरी चीज टर्नओवर। फिर कह रहे थे बोले एसआर पास करना जरूरी है, और एसआर आरओसी के पास। तो नेटवर्क 100 करोड़, 100 सीआर, टर्नओवर 500 सीआर, तीसरा एसआर पास करना है, चौथा एसआर आरओसी के पास भी फाइल करना है। तो ये चार कंप्लायंसेस जो कर देगा ना, चारों कंप्लायंसेस होना जरूरी है, तो ये चार कंप्लायंसेस जो कर देगा ना उसे एलिजिबल पब्लिक कंपनी माना जाएगा। और यही कंपनी क्या कर सकती है सर, पब्लिक से पैसा रिसीव कर सकती है। यही वो कंपनी है जो पब्लिक से पैसा रिसीव कर सकती है। बस यही याद करना है, नेटवर्क, टर्नओवर, एसआर, आरओसी, चार चीजें याद करनी है। नेटवर्क 100 सीआर, टर्नओवर 500 सीआर, तीसरा एसआर, और चौथा आरओसी फाइल करना है किसके पास, आरओसी के पास। लेकिन अगर किसी को याद आ रहा हो तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर ये बोरोइंग 181 सी, सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लोज सी में जो बोरोइंग दे रखी है, अगर उससे कम है तो एसआर की जगह ओआर से भी काम चला देंगे। था ना कि अगर जो आप बोरो कर रहे हो पुरानी बोरोइंग्स को मिला के अगर वो 181 सी की लिमिट में रहता है, तो देखो क्या कह रहा है, एलिजिबल कंपनी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है विद इन द लिमिट जो कहां प्रिस्क्राइब्ड है 181 सी, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ना, सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लोज सी, वहां जो लिमिट दी है, अगर आप जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो वो उस लिमिट के विद ही नहीं है, मतलब आपकी एग्जिस्टिंग बोरोइंग प्लस डिपॉजिट जो दोनों को मिला के 181 सी की लिमिट के विद इन है, तो वहां एसआर की जगह ओ आर से भी काम चल जाएगा। किससे, ओ आर से भी काम चल जाएगा। डन। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या है, सबसे पहले हमें ये याद करना पड़ेगा कि वो कंपनी जो पहली चीज पब्लिक है, दूसरी चीज नेटवर्क, तीसरी चीज टर्नओवर, चौथा नंबरिंग उल्टी भी हो सकती है कि थोड़ा सा नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे हैं कि एसआर और हो सके तो ओआर भी हो सकता है, और लास्ट आरओसी के पास फाइल करना है, कोई भी रेजोल्यूशन हो, चाहे वो ओआर हो चाहे वो एसआर हो, फाइल तो करना पड़ेगा। अब प्रोविजन क्या है सर, दो ही चीजें पढ़नी है, एक सेक्शन 73 और एक सेक्शन 76। सेक्शन 73 में भी सब सेक्शन 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर एक कंपनी, एनी कंपनी, क्योंकि मेंबर्स की बात कर रहे हैं, नॉट किसकी बात नहीं कर रहे, एलिजिबल की बात नहीं कर रहे, आउटसाइडर की बात नहीं कर रहे, पब्लिक की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, एनी कंपनी की बात कर रहे हैं। तो एनी कंपनी का मतलब पब्लिक प्राइवेट दोनों हो गई, एलिजिबल भी इवन इसी में आएगी। तो वो क्या कह रहा है कि अगर कंपनी क्या कर रही है, डिपॉजिट रिसीव कर रही है किससे, मेंबर से, तो सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 की कुछ कंप्लायंसेस है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। क्या कंप्लायंसेस है, पहला रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो ओआर। दूसरा सब्जेक्ट टू सच रूल जो प्रिस्क्राइब्ड किए हैं आरबीआई ने, और सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन जो कहा लिखी है सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 में लिखी है, कि एक कंपनी है सर वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है, बोले कर ले, क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 की कंप्लायंस करनी पड़ेगी। और कंप्लायंसेस क्या थी, एक याद आ रहा है सर, एक सर्कुलर होता था डीपीटी 1 फॉर्म में, ठीक है, अगर मेंबर से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मेंबर को वो सर्कुलर इंडिविजुअली भेज देंगे, ठीक है, सर्कुलर मेंबर को भेजने से पहले सर आरओसी को भी भेजना है, थोड़ी इज्जत रखनी है आरओसी की, तो पहले आरओसी को भेजना है फिर मेंबर्स को भेजना है, और एडवर्टाइजमेंट भी करा सकते हैं ना, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी करा देंगे। सर एक चीज और याद आ रही है, क्या याद आ रही है, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, एक अकाउंट भी खोलना है सर, 30 अप्रैल तक क्या करना है, 20% मैच्योर होने वाले डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट का 20% जमा करना है। सर याद आ गया। एक और होता था सर, क्या होता था, सिक्योरिटी, क्या करना है आपको, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, अगर सिक्योर्ड है तो चार्ज क्रिएट करना है। सर एक और भूल गए आप, एक इंश्योरेंस वाला भी होता था कि आपको इंश्योरेंस भी कराना है, आपको क्या कराना है, इंश्योरेंस भी कराना है। डन। पहला क्या पढ़ लेंगे, इश्यूएंस ऑफ सर्कुलर टू मेंबर, कौन से फॉर्म में, डीपीटी 1 में। अब डीपीटी 1 में क्या होगी, कुछ बातें लिखी होंगी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर, ऑलरेडी कितने हैं, ठीक है,
प्रीवियस डिपॉजिट कितने एक्सेप्ट कर रखे हैं, और सच अदर पर्टिकुलर जो कहा लिखे हैं रूल 4 में। अब रूल 4 में क्या लिखा है, रूल 4 में यही सब लिखा है, रूल 4 में यही सब लिखा है, ठीक है। सर्कुलर जो इशू करोगे मेंबर को कैसे, रजिस्टर्ड पोस्ट से कर सकते हो, स्पीड पोस्ट से कर सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी कर सकते हो डीपीटी 1 में, और पब्लिश भी कर देना है किसमें, न्यूज़पेपर्स में, दो ही न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर, जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। फाइल करना था सर सर्कुलर आरओसी के पास कितने दिन पहले, 30 days बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर, 30 दिन पहले। अब इशू करेंगे ना तो डायरेक्टर्स के साइन कराएंगे, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर साइन करेंगे, याद रखना। डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट कितना जमा करना है, 20%, किसका, जो डिपॉजिट मैच्योर होने वाले हैं, और कब तक, 30 अप्रैल। इसको याद करके वो याद आ रहा है ना, डिवेंचर वाला भी होता था। फिर कंपनी ने क्या ना किया हो सर, डिफॉल्ट ना किया हो, कंपनी ने क्या ना किया हो, डिफॉल्ट ना किया हो। अगर यस तो गुड बनाओ, और गुड बनाने से 5 साल, गुड नहीं बनाना है, ठीक है, गुड मतलब उसको करेक्ट करना है। आपने पैसा डिफॉल्ट किया था, आपने पैसा दे दिया जिसका भी था, इंटरेस्ट समेत दे दिया, और ये गुड बनाए हुए 5 साल हो गए, दैट इज गैप होना चाहिए 5 साल का, गुड बनाए अगर डिफॉल्ट हुआ था तो उसके बाद आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिक्योर्ड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएशन ऑफ चार्ज, आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। अगर पार्शली भी अनसिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड ही माने जाएंगे सारे, अगर पार्शली भी अनसिक्योर्ड है तो फिर अनसिक्योर्ड ही माना जाएगा, अगर पार्शली भी अनसिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड ही माना जाएगा, डन। और ये हर बात, ये सर्कुलर हर चीज में लिखना है। लेकिन वो प्राइवेट कंपनी जो कंडीशंस फुलफिल कर देगी, ठीक है, उसको ये कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला गया कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है और अप टू 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इतना अगर आप क्या कर रहे हो, डिपॉजिट रिसीव कर रहे हो, कितना सर, अप टू 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अगर इतना रिजर्व कर रहे हो तो आपको, अगर इतना अमाउंट तक आप डिपॉजिट रिसीव कर रहे हो तो आपको ऊपर वाली, ऊपर जो अभी ऊपर मेरे ऊपर नहीं लिखी है, ये नहीं मेरे ऊपर ही होंगी, तुम्हें तो वही लिखेगी, तो ये जो कंडीशंस आपको दी गई है मेरे ऊपर लिखी है ना, ये कंडीशंस, तो ये कंडीशन क्या है, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लोज ए टू ई, ये फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, ये फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। अगर कितना किया है, अप टू 100%, ठीक है ना, नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एंड also such company need to fill details of money accepted to the registrar, बस बता देंगे कि प्राइवेट कंपनी है और 100% से ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पशन तो हमें मिलेगी ना ऊपर वाली चीजों से। अब अगर किससे, पब्लिक से रिसीव करना है तो पहली चीज क्या होना जरूरी है, एलिजिबल होना जरूरी है, पहली चीज क्या होना जरूरी है, एलिजिबल होना जरूरी है। तो सेक्शन 76 एक तरह से हम यूज कर रहे हैं। पहली चीज, अगर नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 73 में कुछ भी लिखा हो, हम बात कर रहे हैं पब्लिक से रिसीव करने की, तो पहली चीज एलिजिबल होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रॉम पर्सन अदर देन मेंबर, कंप्लाइंस तो यही करना है जो ऊपर आपने पढ़ी है, और इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने और जो रूल्स बनाए हैं उनको फुलफिल करना। क्या एडिशनल कंडीशन है सर, एक एडिशनल कंडीशन है क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। अच्छा, वहां पे तो मेंबर्स थे सर, मेंबर्स को तो इंडिविजुअली भेज दिया था, क्या, सर्कुलर भेज दिया था ना डीपीटी 1 फॉर्म में, आरओसी के बाद फाइल करने के बाद हमने इंडिविजुअली भेजा था, प्लस एडिशन में हम एडवर्टाइजमेंट भी करा सकते थे। यहाँ तो पब्लिक है सर, हमारे जानकार नहीं है सर, मेंबर नहीं है, तो मेंबर अगर नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगर मेंबर नहीं है तो आपको एडवर्टाइजमेंट ही करनी पड़ेगी। तो क्या एडिशन हो गया सर, एडवर्टाइजमेंट, क्या एडिशन हो गया सर, क्रेडिट रेटिंग, मैंडेटरी है, मैंडेटरी हर साल करानी है, हर साल अपडेट करते रहना है, जब भी डीपीटी 3 फॉर्म फाइल होगा, रिटर्न फाइल होगा, उसमें भी बता देना है, ठीक है। और जब सर्कुलर इशू करोगे तब भी बताना है क्या क्रेडिट रेटिंग है, मतलब कंपनी अच्छी है बुरी है क्या है, वो सारी चीजें आपको बतानी है, डन। देखो क्या दिया गया, इशू करना पड़ेगा सर्कुलर, किस फॉर्म में, एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में, इनफॉर्म डीपीटी 1, इंग्लिश, वर्नाकुलर, और कंपनी की वेबसाइट पे भी डालना है अगर कोई है। दूसरा, क्रेडिट रेटिंग, तो पहला क्या है सर, एडवर्टाइजमेंट एडिशनल है,
दूसरा क्रेडिट रेटिंग, तो क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी है एटलीस्ट वंस इन ए ईयर, और हर साल ऑब्टेन करके आपको क्या करना है, आरओसी के पास फाइल करनी है। कौन से फॉर्म में सर, DPT3, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फॉर्म में आपको हर साल फाइल भी करनी है। अगर कंपनी ने सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं तो चार्ज क्रिएट करना है। सर ये तो वहां भी था तो यहाँ भी है। अगर वहां पे सिक्योरिटी इफ एनी वर्ड यूज किया गया था, यहाँ पे सिक्योर्ड ही होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर। कौन सा फॉर्म फाइल करना है, CHG1। डन, ये हमने पढ़ लिया, दोनों पढ़ लिया हमने, मेंबर से अगर करना है और आउटसाइडर से करना है, दोनों चीजें पढ़ ली। सर क्वांटम रह गया, क्वांटम कितना डिपॉजिट। अब डायग्राम याद करो, एक डायग्राम होता था ना कि क्वांटम कितना डिपॉजिट रिसीव कर सकते हैं, तो वहां पे पहले डिवीजन होता था, पब्लिक एक साइड प्राइवेट एक साइड। तो पहले प्राइवेट पढ़ते थे हम, वो प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है, वो प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन फुलफिल कर दे, वो बची हुई प्राइवेट कंपनी, ठीक है। स्टार्टअप एनी अमाउंट रिसीव कर सकती थी, प्राइवेट कंपनी 3 कंडीशन अगर फुलफिल कर दे एनी अमाउंट वो रिसीव कर सकती थी, और स्टार्टअप जो बची हुई प्राइवेट कंपनी थी वो अप टू 100% तक रिसीव कर सकती है, ठीक है। तो हम ऐसे डिवीजन करते थे ना कि सर प्राइवेट कंपनी 3 पार्ट में डिवाइडेड होंगी। पहला स्टार्टअप एनी अमाउंट कुछ भी रिसीव कर सकते हैं। दूसरा वो प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन फुलफिल कर दे। क्या 3 कंडीशन होती थी, दूसरे में इन्वेस्ट ना कर रखा हो, मतलब सब्सिडरी टाइप, इन एसोसिएट टाइप नहीं होना चाहिए, बोरोइंग ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और बोरोइंग का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल होती थी। तो ये भी एनी अमाउंट हो जाता था। और रेस्ट यानी अदर प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप नहीं है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये 100% तक रिसीव कर सकते थे। लेकिन एक ना ट्विस्ट है इसमें। क्या ट्विस्ट है, बुक की लैंग्वेज इस तरह से बोलती है कि मेंबर से जब रिसीव करोगे तो 35% रिसीव कर सकते, मेंबर से 35% से ज्यादा नहीं कर सकते। बट ये एग्जम्पशन का कमाल है कि प्राइवेट कंपनी एनी अमाउंट और 100% तक रिसीव कर पा रही है। ये एग्जम्पशन का कमाल है। नहीं तो प्रोविजन तो ये कहता है एनी कंपनी मतलब पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, मेंबर से कितना रिसीव कर सकते हैं, प्रोविजन के हिसाब से 35% ही कर सकते हैं। प्रोविजन के हिसाब से 35% कर सकते हैं, बट एक प्रोवाइजो ने सब कुछ बदल दिया। प्रोवाइजो क्या है, देखो प्रोवाइजो, IFSC पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है कितना, 100% तक। कितना, 100% तक रिसीव कर सकती है। और प्राइवेट कंपनी, 2 प्राइवेट कंपनी कौन सी, पहला जो स्टार्टअप है अप टू 10 ईयर, नॉट अप्लाई का मतलब एनी अमाउंट, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, 100% क्या उससे ज्यादा करेंगे, ठीक है। खुशी मनाओ, तुम स्टार्टअप हो कोई भी अमाउंट रिसीव कर सकते हो डिपॉजिट के तौर पे, और मेंबर्स से। और वो प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन फुलफिल करेगी, पहली जो एसोसिएट नहीं है, सब्सिडरी नहीं है, यानी किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया है, बोरोइंग जो है ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 CR इनसे कम है। और तीसरा, ये जो बोरोइंग की बात हो रही है ना सेकंड पॉइंट में, इसका डिफॉल्ट भी नहीं है। सेकंड पॉइंट में जो बोरोइंग की बात हो रही है, इसका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी एनी अमाउंट, ये प्रोवाइजो ने कमाल कर दिया एग्जम्पशन देके। अदरवाइज क्या बोला जाता था कि कंपनी चाहे पब्लिक हो, कंपनी चाहे प्राइवेट हो, 35% से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते। कितने, 35% से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते। सिंपल, बिल्कुल सिंपल टॉपिक था, लेकिन प्रोवाइजो ने बेड़ा गर्क कर दिया। IFSC पब्लिक कंपनी अलग डाल दी। अब पब्लिक कंपनी 3 पार्ट में डिवाइडेड, ठीक है। पब्लिक कंपनी पहले बात कर लेते हैं सर, IFSC पब्लिक कंपनी कितना, 100%, ठीक है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी भी टोटल 35% ही रिसीव कर सकती है, लेकिन दोनों का मिला के। अब ये एक और गुड़गोबर हो गया, क्या हो गया है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर से, पब्लिक से 25% से ज्यादा नहीं कर सकते, और मेंबर से 10% से ज्यादा नहीं कर सकते। टोटल मिला के 35% ही बनता है। लेकिन चेंज इस तरह से कर दिया कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी है तो मेंबर से सिर्फ 10%, लिमिट लगा रखी है, मैक्सिमम 10%। यही लिखा हुआ है देखो,
नो एलिजिबल पब्लिक कंपनी शैल एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर जो एक्सीड करे 10% से। नो लिखा है कि नॉट 10% से ज्यादा नहीं कर सकती एलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर से, और अदर देन मेंबर से कितना, नॉट एक्सीडिंग 25%। नॉट वर्ड है, ये भी इसी के साथ कनेक्ट है, 25% से ज्यादा नहीं, यानी मैक्सिमम है, मैक्स मैक्स मैक्सिमम, और टोटल 35% से ज्यादा नहीं। गवर्नमेंट कंपनी सीधा ही 35% है, चाहे मेंबर से करे चाहे पब्लिक से करे, गवर्नमेंट पे सीधा सीधा 35%, सीधा सीधा 35% दिया गया है। डन। अब बस आईएफएससी 100%, एलिजिबल 10%, किससे, मेंबर से, क्योंकि हम मेंबर्स की बात कर रहे थे। अदर देन जो एलिजिबल नहीं है, जो आईएफएससी नहीं है, ये कितना कर सकते हैं मेंबर से, 35%। ठीक है, ये कितना कर सकते हैं मेंबर से, 35%। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता था ये उस टाइम पे क्वांटम। अरे बस है, चल पड़ो, 2 कर दूंगा। हाँ, अब बस, तो डायग्राम टाइप बनाना है तो बना लेंगे। ठीक है, डिपॉजिट किससे, मेंबर से और पब्लिक से। तो मेंबर से कौन रिसीव कर सकता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और पब्लिक से कौन रिसीव कर सकता है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट यहां भी आ जाएगी। प्राइवेट कंपनी 3 पार्ट में डिवाइड कर दी, स्टार्टअप, एनी अमाउंट। ठीक है, प्राइवेट कंपनी 3 कंडीशन, एनी अमाउंट, अदर प्राइवेट कंपनी 100% पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपीए। डन। पब्लिक में भी 3 पार्ट है, क्या क्या थे, आईएफएससी। ठीक है, 100%, एलिजिबल, एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी कितना, 10%, और अदर 35%। गवर्नमेंट कंपनी इधर लिखो चाहे इधर लिखो, 35 ही है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से 25% से ज्यादा नहीं कर सकती, गवर्नमेंट 35%, आइदर मेंबर से आइदर पब्लिक से, दोनों मिला के 35 है, वहां लिमिट नहीं रखी गई है, दोनों का ही 30% है। ठीक है, हो गया ये, डन 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 डन। डिपॉजिट इंश्योरेंस, अच्छा ये ना तुमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ, ये टॉपिक है ना एक तरह से तुम्हारे लिए नया है। टॉपिक क्या है, नया है तुम्हारे लिए, तुमने इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा है। एक आध बच्चे ने कहीं सुना होगा, कहीं मेरे से सुना होगा, कहीं किसी से भी पढ़े वहां सुना होगा कि अगर मेरा खाता है, अगर मेरा अकाउंट है कहाँ पे, शेड्यूल बैंक में या कहीं भी किसी बैंक में, तो वहां पे एक इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है अप टू 5 लाख रुपीज तक का आरबीआई की तरफ से, कि अगर कल को बैंक डूब जाता है तो मेरे 5 लाख सुरक्षित है। 5 लाख से ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 लाख, तो 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस है एक तरह से। लेकिन ये करता कौन है, आरबीआई की एक सब्सिडरी है जिसका नाम भी इसी तरह से डिपॉजिट इंश्योरेंस, कुछ ऐसे नाम से कंपनी है, यस दिया गया ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये कॉरपोरेशन है जो इस बात की गारंटी दे रही है कि बैंक डूबा तो मेरे पैसे कहां तक, अप टू 5 लाख तक सुरक्षित है, मेरे 5 लाख तक रुपए सुरक्षित है। अब ये जो प्रोटेक्शन है किस किस बैंक को मिलता है, या ये प्रोटेक्शन किस किस को अवेलेबल है और किसको अवेलेबल नहीं है, या ऐसा क्या कोई ऐसा बैंक है जिसमें ये प्रोटेक्शन अवेलेबल ना हो। अदरवाइज पहले 1 लाख की लिमिट होती थी, अब ये 5 लाख कर दिया गया है कि 5 लाख रुपए तक आपके पैसे सुरक्षित है। ये वो डिपॉजिट इंश्योरेंस है, नॉट जो टॉपिक हम डिपॉजिट पढ़ रहे हैं उससे कनेक्टेड नहीं किया है, ये एक नया टॉपिक बीच में ऐड कर दिया, डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या है, लाइक एनी अदर इंश्योरेंस पॉलिसी, इट इज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस occurring to bank deposit if bank fail financially and has no money to pay the depositor and has to go into for liquidation। कह रहे ये एक तरह का इंश्योरेंस ही है, किसको मिला है, ये डिपॉजिट होल्डर्स को मिला है जिनके डिपॉजिट बैंक में है,
कि अगर बैंक कल को डूबा, लिक्विडेशन में गया, तुम्हारे 5 लाख रुपए सुरक्षित है, अप टू 5 लाख। तुम कहो मेरे 50 करोड़ थे, गवर्नमेंट कहेगी 5 लाख ले रहे हैं तो लो, नहीं तो भाड़ में जाओ, और कोई काम नहीं है। तो इन इंडिया, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज सब्सिडरी ऑफ आरबीआई वाज सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट एंड गारंटी ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज। तो आरबीआई ने अपनी एक सब्सिडरी बनाई, उस सब्सिडरी को ये काम दिया कि तुम क्या करो, डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करो, पैसा अगर बैंक डूब जाता है तो तुम्हें देना पड़ेगा अप टू 5 लाख रुपीज तक। अब कौन कौन से बैंक कवर्ड है, कौन कौन से डिपॉजिट कवर्ड है, उसके लिए 2-3 बार लिखा गया, बार बार लिखा गया। तो पहले मैं लिमिट पढ़ा देता हूं। ईच डिपॉजिटर इन ए बैंक इज सिक्योर्ड अप टू 5 lakh rupees for both principal and interest amount held by him in the same right and the same capacity on the date of liquidation या cancellation of bank license or the date on which scheme of merger amalgamation reconstruction came into force। तो हर डिपॉजिटर के 5 लाख प्रिंसिपल हो, इंटरेस्ट हो, सबको मिला के कब, जब बैंक डूब जाए, जब बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो जाए, या जब बैंक का मर्जर अमलगमेशन हो जाए किसी दूसरे बैंक में और आप दूसरे बैंक में अकाउंट नहीं चाहते हैं, कोई भी रीजन, जब तब आपको 5 लाख रुपए तक क्या मिलेंगे, आपके डिपॉजिट सुरक्षित है, आपको वापस मिल जाएगा। तो कौन कौन से बैंक कवर है, उससे पहले एक पैराग्राफ दिया गया कौन कौन से डिपॉजिट सुरक्षित है, कि ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट, सेविंग हो, टर्म हो यानी फिक्स डिपॉजिट हो, आरडी, आर कवर्ड बाय DIGCE। हाउएवर गवर्नमेंट डिपॉजिट और इंटर बैंक डिपॉजिट, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट ने अगर डिपॉजिट कर रखा है, वो इंटर बैंक, एक बैंक ने दूसरे बैंक में खाता खुला रखा है, उसमें जो पैसा पड़ा है वो सुरक्षित नहीं है, यानी इंटर बैंक डिपॉजिट आर नॉट कवर्ड। ऑल्सो डिपॉजिट ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक विद द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आर नॉट कवर्ड। इसी तरह स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक जो किसके पास है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये भी कवर्ड नहीं है। जो डिपॉजिट है किसके, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक के, किसके पास, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के पास, ये भी कवर्ड नहीं है। नीचे यही लिखा है, दोबारा से लिखा है कि कौन कौन से कवर है। देखो क्या लिखा है, सेविंग, फिक्स, रिकरिंग, आरडी, ऊपर क्या लिखा था, टर्म, करंट भी आ गया, सेविंग भी आ गया, लेकिन कौन कौन नहीं है, ऊपर वाले वही डिपॉजिट गवर्नमेंट के, चाहे सेंटर हो, स्टेट हो, चाहे फॉरेन की गवर्नमेंट हो, इंटर बैंक डिपॉजिट भी कवर नहीं है, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक के डिपॉजिट किसके पास, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के पास, ये भी कवर नहीं है। अगर कोई अमाउंट ड्यू है ऑन अकाउंट ऑफ एंड डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये अमाउंट भी कवर नहीं है। अगर कोई अमाउंट ड्यू है ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे या रिसीव हो रहा है आउटसाइड इंडिया, वो भी कवर नहीं है। और अगर कोई अमाउंट विच हैव बीन स्पेसिफिकली एग्जाम्ड बाय कॉर्पोरेशन विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ आरबीआई, अगर किसी को एग्जाम्ड किया गया है यानी कैटेगरी से बाहर किया गया तो वो भी कवर नहीं है। तो ये डिपॉजिट है, और कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, वो आपको बता दिया। बैंक कवर्ड अंडर DIGCC, कौन से बैंक ऐसे हैं जो DICGC में कवर होते हैं, यानी उन बैंकों में प्रोटेक्शन मिलेगा। तो सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ऑल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग उनकी फॉरेन ब्रांच, सॉरी फॉरेन बैंक की जो इंडिया में ब्रांच है वो, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये सारे इंश्योर्ड। इसके अलावा स्टेट एंड सेंट्रल एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जिन्होंने अमेंड किया है एक्ट को और एम्पावर किया है आरबीआई को, वाइंडिंग अप से लेकर सारे राइट दिए हैं, वो भी कवर है। ठीक है, ये लैंग्वेज आप पढ़ लेना जी, आरबीआई को एम्पावर किया क्या करने के लिए, वाइंड अप करने के लिए, सुपरसीड करने के लिए, रिक्वायरिंग द रजिस्ट्रार की कोई एक्शन नहीं लेगा। ठीक है, जहां पे रजिस्ट्रार से राइट ले लिए गए, राइट किसको दे दिए गए, जहां पे आरबीआई को दिए गए हैं, वो सारे बैंक कवर है। एट प्रेजेंट ऑल कॉर्पोरेटिव बैंक आर कवर्ड बाय DIGC, लेकिन कौन से कवर नहीं है, प्राइमरी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, सोसाइटीज आर नॉट इंश्योर्ड बाय DICGC। ठीक है, सोसाइटीज कवर नहीं है, बैंक वगैरह कवर है, जो भी कॉर्पोरेटिव बैंक है या कुछ भी है वो सारे के सारे कवर किए गए हैं। ये एडिशनल टॉपिक था जो ऐड किया गया, जो आपने एग्जी में नहीं पढ़ा था। ठीक है, डन। अब वापिस आते हैं पुरानी चीजों पे। पुरानी चीजें क्या है, सिक्योरिटी, मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करो चाहे पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करो, अगर सिक्योर्ड है तो चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। और चार्ज क्रिएट किस पे होता है सर, कंपनी की प्रॉपर्टीज, इंटेंजिबल एसेट्स को छोड़ के। अब प्रॉपर्टी क्या हो सकती है सर, मूवेबल, इमूवेबल, इंडिया में हो आउटसाइड इंडिया हो, सारी की सारी प्रॉपर्टी कवर होती है। ठीक है, तो यही लिखा है। एवरी कंपनी और एवरी एलिजिबल कंपनी अगर इनवाइट कर रहे सिक्योर डिपॉजिट तो फिर उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी।
चार्ज की फॉर्म में ऑन इज सेट जो कहाँ लिखे शेड्यूल सी में, एक्सक्लूड करते हुए इंटेंजिबल एसेट्स, और वी शैल नॉट बी लेस देन कितना, जितना अमाउंट है उससे कम नहीं होना चाहिए। फिर क्या लिखा है, कह रहे कि इन केस ऑफ डिपॉजिट विच आर सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट और इंटरेस्ट शैल नॉट एक्सीड द मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट। कह रहे जितना अमाउंट आपका डिपॉजिट और लोन का है या उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी एसेट उसके बराबर की होनी चाहिए, या एसेट ज्यादा होनी चाहिए और डिपॉजिट कम होना चाहिए। सिंपल दिया गया। किससे कवर हो सकता है, मूवेबल पे भी हो सकता है, इमूवेबल पे भी। और किसके फेवर में, एक डिपॉजिट ट्रस्टी आएगा सर, उसके फेवर में डिपॉजिट ट्रस्टी, याद है ना, डिपॉजिटरसी ट्रस्टी। अब कौन हो सकता है ट्रस्टी, कौन नहीं हो सकता, नीचे यही दिया गया है। तो सबसे पहले ट्रस्टी, तो ट्रस्टी क्या है, आप सबसे पहले कंसेंट लेंगे बेचारे की कि तुम डिपॉजिट ट्रस्टी बनना चाहते हो, फिर वो कहेगा हाँ मैं बनना चाहता हूं। तो दैट मीन्स हमने क्या लिया, कंसेंट लिया। लेकिन कंसेंट कब लेनी है, इनवाइट करने से पहले, यानी आपको पब्लिक को या कहो या मेंबर्स को कहो इनवाइट करने से पहले, ठीक है। तो यही कह रहा है कि कोई भी कंपनी इनवाइट नहीं करेगी सिक्योर डिपॉजिट जब तक क्या नहीं हो जाता, अपॉइंट नहीं कर लिया जाता वन और मोर ट्रस्टी फॉर अ डिपॉजिटर फॉर क्रिएटिंग सिक्योरिटी फॉर द डिपॉजिट। तो इसके लिए क्या लेनी पड़ेगी बेचारे की, रिटर्न कंसेंट, लिखी हुई बात, रिटर्न कंसेंट, बाद में मुकरना नहीं है। और ये स्टेटमेंट शैल अपीयर इन सर्कुलर कि हमने उससे रिटर्न कंसेंट ले ली है, ठीक है, पहली चीज। फिर क्या करना पड़ेगा सर, डिपॉजिट ट्रस्टी रखा है तो एक ट्रस्ट डीड भी बनानी पड़ेगी। तो एक ट्रस्ट डीड किसके फेवर में होगी, बेसिकली ट्रस्टी के फेवर में होगी। तो ये आपको करनी है कितने दिन पहले, एटलीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर, और सर्कुलर इन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कौन से फॉर्म में, DPT2 में, ठीक है। अब सर्टेन पर्सन डिपॉजिट ट्रस्टी बन सकते हो, सर्टेन पर्सन नहीं बन सकते। तो क्या बोला है, नीचे लिखे हुए को छोड़ के बाकी कोई भी डिपॉजिट ट्रस्टी बन सकता है कि नो पर्सन इंक्लूडिंग ए कंपनी दैट इज इन बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रस्टीशिप सर्विस शैल बी अपॉइंटेड एज ए ट्रस्टी फॉर डिपॉजिट होल्डर इफ प्रपोज ट्रस्टी क्या है, डायरेक्टर, KMP, होल्डिंग सब्सिडरी किसी का भी है, इवन डिपॉजिटर को भी नहीं बना सकते, इंडेटेड टू द कंपनी, मटेरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप, गारंटी दे रखी है डिपॉजिट के लिए खुद ही, या कोई भी पर्सन जो ऊपर लिखा हुआ ए में इसका रिलेटेड है, तो ये पर्सन क्या नहीं बन सकता, डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बन सकता। इनके अलावा आप बाकी किसी को भी क्या बना सकते हैं, डिपॉजिट ट्रस्टी बना सकते हैं। डन। रिमूवल ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, तो डिपॉजिट ट्रस्टी ऐसे ही थोड़ा हटा दिया जाएगा, और ना ही वो क्या कर सकता है, अपनी कंसेंट से मुकर सकता है। तो नो ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर शैल बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। सर क्या हो गया, ये यूनानिमस रेजोल्यूशन हो गया कि यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके हटाया जा सकता है, अदरवाइज आप क्या नहीं कर सकते, आफ्टर इश्यू सर्कुलर हटा नहीं सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट की कंसेंट ले लो तो आप रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज कोई रिमूवल के चांसेस नहीं है। ड्यूटीज क्या है, एंश्योर करना है कि एसेट क्या है, सफिशिएंट है। दैट मीन्स ऐसा ना हो कि एसेट की वैल्यू कम हो और डिपॉजिट ज्यादा हो, नहीं, पहली चीज यही इंश्योर करनी है। दूसरा, जो सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट है उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो इनकंसिस्टेंट नहीं है विद द टर्म ऑफ डिपॉजिट स्कीम या ट्रस्ट डीड, और कंप्लाइंस कर रहे हैं रूल्स रेगुलेशन की, यानी सब कुछ सही होना चाहिए। कंपनी ब्रीच ना करे किसी भी टर्म्स कंडीशन का जो ट्रस्ट डीड में लिखी थी या डिपॉजिट को लेके है, उसे रीजनेबल स्टेप लेने हैं। अगर उसे ये लग रहा है कि कंपनी डिफॉल्ट करने जा रही है तो स्टेप्स ले लेने हैं, उसे मीटिंग बुलानी है, जब जरूरी लगे उसे इंप्लीमेंट करनी है। द कंडीशन रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी एक्ट एज नेसेसरी, जैसा भी जरूरी हो वैसा एक्ट करना है, और नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, जो भी डिपॉजिटर के लिए जरूरी है वो सारी चीजें। मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर, तो ट्रस्टी डिपॉजिटर की मीटिंग कब बुलाएगा, जब 1/10 डिपॉजिटर रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर मीटिंग बुला दो, बुला देगा, या जब उसे लगेगा कि ऐसा कोई इवेंट हो गया है जब मीटिंग बुलाना जरूरी है, तो ट्रस्टी खुद ही क्या करेगा, मीटिंग बुला देगा। इस सर्कमस्टांस में क्या करेगा, खुद ही बुला देगा। डन। मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, अच्छा केस लो है, केस लो थोड़ा बाद में पढ़ाएंगे, पहले चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में तो सिंपल है सर, चेक ही तो करना है। क्या चेकलिस्ट क्या होता है, चेकलिस्ट होती है कि काम हो चुका है और अब मुझे चेक करना है, चेकलिस्ट उसे कहते हैं, ठीक है। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, चेकलिस्ट क्या होती है, काम हो चुका है और मुझे ये चेक करना है
कि काम एज पर लो हुआ है या नहीं हुआ है, उसे चेकलिस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो चेकलिस्ट में एक वर्ड बड़ा कॉमन होता है, क्या होता है? वेदर। मौसम वाला वेदर नहीं है। ठीक है, वेदर मतलब ये हुआ है या नहीं हुआ। तो वेदर बोर्ड मीटिंग बुलाई थी, नहीं बुलाई थी। वेदर जनरल मीटिंग हुई थी, नहीं हुई थी। वेदर आरओसी के पास एमजीडी 14 में रेजोल्यूशन की कॉपी गई थी, नहीं गई थी। क्या बोर्ड मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी ड्राफ्ट सर्कुलर के अप्रूवल के लिए? क्या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर ने सर्कुलर साइन किया था या नहीं किया था? क्या डीबीटी 1 सर्कुलर आरओसी को फाइल हुआ था या नहीं हुआ था? क्या उसकी एडवर्टाइजमेंट हुई थी या नहीं हुई थी? क्या डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट हुआ था नहीं हुआ था? क्या ट्रस्ट डीड बनी थी या नहीं बनी थी? क्या ट्रस्टी से उसकी कंसेंट ली गई थी या नहीं ली गई थी? क्या रेटिंग कराई थी या नहीं कराई थी? क्या एग्रीमेंट में एंटर किया था या नहीं किया था डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए? क्या सर्कुलर आरओसी के पास पहले फाइल हुआ था या नहीं हुआ था? क्या सर्कुलर मेंबर को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया? क्या वहां पे एडवर्टाइजमेंट हुई थी या नहीं हुई थी? अगर कंपनी की वेबसाइट थी तो क्या कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड किया गया था या नहीं किया गया था? क्या कंपनी ने डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करी या नहीं करी? क्या एंट्री करी गई या नहीं करी गई रजिस्टर्स में किस चीज के रिगार्डिंग जो डिपॉजिट आपने रिसीव किए हैं? क्या कंपनी ने रिटर्न ऑफ डिपॉजिट डीबीटी 3 फाइल किया है या नहीं किया है? ठीक है, और एक पॉइंट और होता था कि पहले वाले के लिए जो डिपॉजिट कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से आपने रिसीव करे थे, उस जब 2013 एक्ट आया था तो ये कहा गया था कि जो भी डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है उसकी एक रिटर्न फाइल करो डीपीटी 4 में। डीपीटी 4 पढ़ाया नहीं गया आपको, क्यों नहीं पढ़ाया गया? पहले ये इसलिए नहीं पढ़ाया गया क्योंकि ये अब इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि देखो नया कंपनीज एक्ट आए बहुत टाइम हो गया। तो डीपीटी 4 उस टाइम आया था जब नया प्रोविजन आए थे, और कंपनीज एक्ट 2013 ने तो कह दिया ना डिपॉजिट का टाइम 36 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 3 साल। कंपनीज एक्ट आए कितने 7-8 साल हो गए हैं, तो कोई रेलिवेंस नहीं है 15 पॉइंट की। बस अब केस लो पे आते हैं। एक केस लो है, छोटा सा डिस्कस करना है, और ये इसी सेक्शन के ऊपर है जो मैंने अभी गाथा गाई ना। क्या गाथा गाई सर? ओल्ड कंपनीज एक्ट। ओल्ड कंपनीज एक्ट क्या था? 1956। इसके हिसाब से क्या किया गया था? डिपॉजिट एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, और अगर आपने क्या होता था ना कि अगर मान लो पुराने कंपनीज एक्ट में टाइमिंग वगैरह इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, नए कंपनीज एक्ट ने तो बहुत कुछ कर दिया। तो मान लो पुराने कंपनीज एक्ट के हिसाब से किसी ने डिपॉजिट रिसीव किया था, और नए कंपनीज एक्ट ने आते ही कहा, किसकी तरह? अमिताभ बच्चन की तरह, कि ये तुम्हें पैसा वापिस करना पड़ेगा एक लिमिटेड टाइम के विद। और अगर तुम पैसा नहीं वापस कर पाए तो तुम एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगा के टाइम पीरियड को एक्सटेंड करा सकते हो, तो तुम एक्सटेंशन भी ले सकते हो। तो ऐसे एक कंपनी थी, उस कंपनी ने क्या किया? उस कंपनी ने टाइम पीरियड एक्सटेंड करवा लिया। किससे? उस टाइम सीएलबी होती थी, कंपनी लॉ बोर्ड, क्योंकि एनसीएलटी तो 2016 के बाद आया। तो उस टाइम पे सीएलबी कंपनी लॉ बोर्ड होता था, तो कंपनी लॉ बोर्ड से क्या कर लिया गया? कंपनी लॉ बोर्ड के पास एप्लीकेशन लगा के ऑर्डर ले लिया गया कि कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी पेमेंट कर सकती है इंस्टॉलमेंट में। कंपनी क्या कर सकती है? इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। कंपनी ने क्या किया? एप्लीकेशन फाइल करी सीएलबी के आगे और रिलीफ ले ली। और रिलीफ क्या थी कि कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकती है। ये किस चीज का केस है? रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट जो आपने एक्सेप्ट किए थे बिफोर कंपनीज एक्ट 2000 2013 की कमेंसमेंट से पहले, यानी पुराने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। अब क्या हुआ? कंपनी ने रिलीफ लेने के बाद दोबारा रिलीफ मांगी एनसीएलटी से। ठीक है, एक बार रिलीफ मिल गई, अपीलेंट सोट। अपीलेंट का मतलब कौन है? ये कंपनी ही है, और वर्सेस आरओसी। अब अपीलेंट ने क्या किया? एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगा के दोबारा फिक्स करने की बात करी, क्या? इंस्टॉलमेंट का पीरियड। सीएलबी से रिलीफ ले ली। सीएलबी से रिलीफ लेने के बाद फिर तुमने क्या किया? एनसीएलटी से रिलीफ मांगने पहुंच गए, सर दोबारा रिलीफ दे दो, टाइम पीरियड क्या कर दो? दोबारा दे दो। क्या करने का? डिपॉजिट का। एनसीएलटी ने खारिज कर दी। पहुंच गया बंदा एनसीएलएटी। अब एनसीएलटी ने क्या कहा? एनसीएलएटी ने क्या कहा? NCLT observed that NCLT considered that the applicant had at the time of first grant of relief time got relief, कि इसने जब CLB से रिलीफ ले ली थी तो अब ये मेरे पास रिलीफ लेने क्यों आया है? मैं तो एक्सटेंशन नहीं दूंगा। एनसीएलटी ने क्या ऑब्जर्व किया कि एनसीएलटी ने क्या ऑब्जर्व किया कि एनसीएलटी ने इसकी एप्लीकेशन इसीलिए कंसीडर नहीं की क्योंकि ये पहले से रिलीफ ले चुका है। NCLT appears to have found that when the big relief has already been granted to the company, further extension was not justified. NCLT को लगा
फर्दर रिलीफ देना जस्टिफाइड नहीं है। अब यहाँ पे एग्जामिनर आपको क्या पढ़ाना चाह रहा है या बुक वाला क्या पढ़ाना चाह रहा है, सेक्शन 76 का एक प्रोविजन पढ़ाना चाह रहा है। सेक्शन 76 क्या कहता है कि अगर डिफॉल्ट किया गया है डिपॉजिट की पेमेंट में तो ये एक सीरियस ऑफेंस है और कंपनी और ऑफिसर लाइबल होने चाहिए। कि एनसीएलटी ने तुम्हें छोड़ दिया ये गलत बात है, तुम्हें बल्कि तुम्हारे ऊपर फाइन पनिशमेंट लगनी चाहिए, क्योंकि सीएलबी से रिलीफ लेने के बाद तुमने क्या नहीं किया, तुमने डिपॉजिट की रीपेमेंट नहीं की। अब ये प्रोविजन देखो क्या है कि सेक्शन 76 मेक इट क्लियर दैट लेजिस्लेचर हैज पुट इन मैनी सेफगार्ड व्हेन डिपॉजिट आर टू बी टेकन फ्रॉम पब्लिक। One of the important provision is to ensure that company create a charge on its asset not less than amount of deposit accepted in favor of deposit holder। कि वन ऑफ द सेफ गार्ड यही था कि डिपॉजिट सिक्योर्ड होने चाहिए। सेक्शन 76 सब सेक्शन 2 रीड विद सेक्शन 73 और 4 क्या है, ओल्ड प्रोविजन की बात करते हैं, कंपनीज एक्ट 1956 की बात करते हैं। 74 would apply to acceptance of deposit from public by eligible companies, but it saved the company when had accepted or invited deposit under the relevant provision of the old act rules regulation had been repaying। तो ये सारी चीजें दी गई है। then provision of section 74 shall deem to have been complied with, कि आपको ओल्ड जो डिपॉजिट है यानी डिपॉजिट जो आपने कंपनी से 1956 के हिसाब से रिसीव किया उनकी भी टाइमली पेमेंट होनी चाहिए। This is our subject to the fact that company complies with the requirement and continue to repay such deposit or interest on due dates for the remaining period as per the term। Considering these provisions, it appears that section 74 subsection 1 clause B was attracted, and when it appears from record that appellant defaulted, the panel provision would get attracted। कि इनको रिलीफ की बजाय इनके ऊपर पेनल्टी लगानी चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि कंपनी क्या किया था, ओल्ड कंपनीज एक्ट में एक्सेप्ट किया, नया कंपनीज एक्ट आने के बाद क्या दिया गया, एक प्रोविजन बनाया गया सेक्शन 74 कि पुराने जो डिपॉजिट है उनकी रीपेमेंट कर दो या फिर उन्हें रिन्यू करो नए कंपनीज एक्ट के हिसाब से। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं हो कि आप रीपेमेंट कर पाओ तो आप क्या कर सकते हो, आप एनसीएलटी या सीएलबी के पास एप्लीकेशन लगा के एक्सटेंशन ले सकते हो। तो जब एक बार एक्सटेंशन मिल गई, दोबारा लेने गए, एनसीएलटी ने मना कर दिया, एनसीएलटी के पास गए तो एनसीएलटी ने क्या कहा, ये प्रोविजन सेफगार्ड के लिए बनाए गए थे पब्लिक के, ना कि कंपनी को फायदा देने के लिए कि वो एक्सटेंशन मांग ले बार बार और ये सारी चीजें। अब कंपनी के ऊपर क्या लगनी चाहिए, पेनल्टी लगनी चाहिए और कंपनी लायबल है किस चीज के लिए, पैनल प्रोविजन के लिए। डन। तो ये था हमारा डिपॉजिट का टॉपिक। अब सिर्फ एक टॉपिक बाकी है, क्या बाकी है सर, कमर्शियल पेपर बाकी है। ठीक है, कमर्शियल पेपर के साथ साथ एक कस्टमर एडवांस भी है, तो ये भी अगली क्लास में करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, आधे पेज का, क्या है, कस्टमर एडवांस। ये किसके साथ कर लेंगे, कमर्शियल पेपर के साथ कर लेंगे। जो थर्ड क्लास में मिलते हैं क्या करेंगे वहां पे, कमर्शियल पेपर। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। किसी को डाउट हो तो कमेंट में ड्रॉप कर सकता है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज आपको पता है ये रिकॉर्डेड क्लासेस है, ठीक है, तो ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी और इसके साथ वाली क्लासेस भी है। और पहला चैप्टर भी हमारा हो चुका है आईसीडीआर। इसके अलावा चैप्टर नंबर आई थिंक 5 है जो आपका स्वेट इक्विटी और इन सब चीजों को लेकर है, वो भी हम कर चुके हैं। ये एक चैप्टर और है हमारा जो आज ये अगली क्लास में ये भी डन हो जाएगा। और इसी तरह हमारी सुबह क्लासेस चल रही है 9 बजे के आसपास, लाइव क्लासेस चल रही है, वहां से तुम लाइव भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड है सो दैट हम क्या करें, मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।